हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं ले करके इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज की लॉन्ग वीडियो मैंने पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर दी है, जो कि आप बिंज वॉचिंग करते हुए वन ही गो में इसके सारे एपिसोड्स का मजा ले सकते हो। और एपिसोड बाय एपिसोड आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक के जितने भी अपडेटेड एपिसोड्स हैं को मैंने एक ही वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया है। जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि सिनार जो होती है वो उस ट्रायल कंपटीशन के लिए यहाँ पे फेंग हाओ का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, क्योंकि फेंग हाओ ने यहाँ पे सिनार से आने का जो वादा किया होता है कि वो डोंग फैंग तो यहाँ फेंग हाओ का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, जिसके साथ उसने अपने आप को साबित करने की शर्त लगाई है। लेकिन फिर भी दुश्मन होने के बावजूद यहाँ पे फेंग हाओ ने अपनी हीरोइज्म दिखाई होती है और डोंग फैंग के ग्रैंडफादर को ट्रीट कर दिया होता है। इसी के चक्कर में वो उस ट्रायल कंपटीशन में पहुंचने में लेट हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो एकदम अंत तक उस ट्रायल में पहुंच ही जाता है, जहां पे सिनार के बहुत मिन्नती करने के बाद जो एल्डर्स होते हैं उसे टेस्ट देने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पे जो फेंग हाओ होता है, जैसे ही वो उस टेस्टिंग स्टेज पे बने एक पिलर पे हाथ रखता है, वो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। और अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे फेंग हाओ अपने सामने हूबहू अपने ही जैसे दिखने वाले एक और बंदे को खड़ा पाता है। ये जो ट्रायल टेस्ट होता है वो इसी चीज से ही रिलेटेड होता है कि हर एक कैंडिडेट को उसके अंदर के डर के साथ साथ उसकी जो विशेष है, उसने जिंदगी भर जिस चीज की कामना की होती है, इसी का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पे फेंग हाओ का डर जो होता है वो ये होता है कि कहीं उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो बाकियों से पीछे न रह जाए। इसी डर के कारण यहाँ पे फेंग हाओ का एक अलग ही रूप जन्म लेता है, जो कि हूबहू उसी के जैसा दिखता था, लेकिन उसकी ईविल ऑरा बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पे फेंग हाओ का जो ईविल प्रतिरूप होता है वो उसी पे ही अटैक्स करने लगता है। असली वाले फेंग हाओ को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका सामना कैसे करे, इसीलिए कुछ देर तक तो वो यहाँ पे मार खाता ही रह जाता है। लेकिन काफी देर तक मार खाने के बाद ये इसके मारने के पैटर्न को समझ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये फाइटिंग सीन जो होता है वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। यहाँ पे फेंग हाओ अपने प्रतिरूप के अटैक को न केवल डॉज कर रहा था, बल्कि उस पे काउंटर अटैक भी करता है। ये फाइट यहाँ पे काफी देर तक चलती है, लेकिन फाइनली यहाँ फेंग हाओ ने अपने प्रतिरूप को एक जोरदार हिट किया होता है, जिससे वो दूर गिर जाता है, जिसके कारण फेंग हाओ को लगता है कि उसने इसे मार डाला है। लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसका जो प्रतिरूप होता है वो अचानक से जाग जाता है और अपनी ईविल हंसी के साथ वो फेंग हाओ पे पूरी तरह से काबू करने की कोशिश करने लगता है। उसने अपनी स्पीड इतनी ज्यादा तेज कर ली होती है कि 1 सेकंड के 1/3 हिस्से में वो किस दिशा से अटैक करता है यहाँ फेंग हाओ को भी नहीं पता चलता। अब आगे यहाँ फेंग हाओ जो होता है वो लगातार मार खा रहा था और उसका जो ईवल ऑरा वाला प्रतिरूप होता है वो उस पे ही हावी हो जाता है। यहाँ पे उसने ऐसा फेंग हाओ को मारा था कि वो उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। ये हम फेंग हाओ को यहाँ खाई के नीचे गिरता हुआ देखते हैं। अब इससे पहले कि हमें ये दिखाया जाता कि आगे क्या हुआ है, अचानक से यहाँ सीन कट होता है और हमें वही शैडो डिमन कल्ट दिखाया जाता है। यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस गर्ल वर्जीनिया होती है, यहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट की क्लास ले रही होती है। उस वर्जीनिया ने इन्हें एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए कहा होता है जो कि हर तरह के पॉइजन को ट्रीट कर सके। इन्हें एक ऐसे हीलर की तलाश है ताकि उसका यूज करके वो इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो उसके चमचे होते हैं वर्जीनिया के द्वारा बताए गए हीलर को नहीं ढूंढ पाते। वो इसी के लिए यहाँ पे उसके सामने माफी मांग रहे होते हैं। तो जो वर्जीनिया होती है वो काफी ज्यादा इनसे गुस्सा हो जाती है। आगे वो उनसे पूछती है कि उस हीलर के बारे में अगर तुम्हें एक क्लू भी नहीं मिला है तो यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे वो सबऑर्डिनेट अपने जान बचाने के लिए तुरंत कह डालता है, हमने कुछ दिन पहले प्रिंस यून के साथ किसी नए बंदे को आता देखा है उसकी मेंशन में। हमें पूरा यकीन है कि यून के साथ वो जो यंग बॉय आया है उसकी काबिलियत ज्यादा ही यूनिक और हमें यकीन है कि वो ही एक हीलर हो सकता है। जिस पे वर्जीनिया उनसे कहती है, तो फिर आखिर किसका वेट कर रहे हो, जाओ और उस यंग बॉय के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी इकट्ठा करके लाओ। बाकी वे सभी जो शैडो डिमन कल्ट के बंदे होते हैं वे सभी के सभी फेंग हाओ के बारे में जानने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं।
सीन चेंज होता है और वापस से हमें फेंग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उस अलग से डायमेंशन में ही फंसा हुआ था, जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को अपने चाइल्डहुड के स्टेट में पाता है, जहाँ पे वो 9-10 साल का लड़का हुआ करता था। यहाँ पे उसके फादर उसे उठाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे फेवरेट मोमोज बनाए हैं जो तुम्हें खाने के लिए बुला रही हैं। अब यहाँ पे फेंग हाओ को यकीन नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये जो ट्रायल है ये कैसा खेल खेल रहा है। अचानक से वो अपने बचपन की बॉडी में कैसे आ गया, और यहाँ तो इसके फादर बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बल्कि वो तो एकदम अच्छे हैं। आगे वो अपनी पूरी फैमिली को साथ देख करके यहाँ जो फेंग हाओ होता है वो काफी खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही इसी चीज के लिए ड्रीम किया करता था। अब इधर उसके जो पेरेंट्स होते हैं यहाँ फेंग हाओ से कहते हैं कि आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों नहीं खा रहे? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम जानते हैं कि तुम अपनी बॉडी के मेरिडियंस को ओपन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन तुम्हें इसके लिए चिंता करने की क्यों जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, चाहे तुम्हारे साथ जो भी हो जाए हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। वो उसके पेरेंट्स यहाँ पे उसे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि हर माता पिता अपने बच्चे को डिप्रेशन में जाता हुआ देख कहने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो फेंग हाओ को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आखिर फैमिली क्या चीज होती है। हर तरह की सिचुएशन में फैमिली ही एक दूसरे का साथ देती है। आगे यहाँ फेंग हाओ के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना है। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मैं इस फैमिली से रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। हम तीनों कहीं दूर जाकर के एक पीसफुल जिंदगी गुजारेंगे, जहाँ पे तुम्हें कोई फोर्स करने वाला नहीं होगा, ना ही तुम्हें कोई बुली करेगा। बाकी यहाँ जो फेंग हाओ होता है अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इस तरह से एंजॉय करता देख उसका सपना जैसे मानो पूरा हो जाता है। इसीलिए हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि फेंग हाओ की आंखों से यहाँ आंसू निकल रहे होते हैं। किनार ये देख करके हैरान रह जाती है कि आखिर फेंग हाओ वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन से डील कर रहा है, जो कि वो इतना ज्यादा उदास हो गया है। आगे वापस से हमें ट्रायल के अंदर की दुनिया को दिखाया जाता है। यहाँ पे फेंग हाओ को अचानक से वही सिल्वर लॉकेट मिलता है, जो कि उसे सिनार ने ही ये कहते हुए दिया था, ये मेरा एक लकी चार्म है जो कि मेरे पास बचपन से ही है, इसलिए मैं अपने प्रॉमिस के टोकन पे इसे तुम्हें देना चाहती हूँ कि तुम याद रखो कि तुम्हें मेरे लिए जियो एकेडमी में आना ही होगा, और इस सिल्वर लॉकेट का तुम्हारे पास होने का मतलब है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्योंकि फेंग हाओ उस लॉकेट को देख करके समझ जाता है कि ये जो अभी इस दुनिया में जी रहा है वो सिर्फ उसकी एक अनचाही विश है, और इसे अगर ट्रू करना है तो उसे इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस खुशहाल जिंदगी के माया जाल में फंस करके वो यहीं पे रह जाए। इसीलिए वो डिसाइड करता है और इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए वो वहाँ से उठ करके जाने लगता है, कि उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं। उसे कहने लगते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को इस तरह से अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हो, ये तो वही जिंदगी है जिसके बारे में तुमने हमेशा कल्पना की थी। जब हमारी फैमिली एक साथ यहाँ पे यूनाइट हो चुकी है तो फिर क्यों ना हम हमेशा के लिए यहीं पे रह जाएं। बेसिकली फेंग हाओ की जिंदगी का जो सबसे अच्छी विश या भ्रम बोल सकते हैं वो उसे उसी जगह पे हमेशा के लिए रहने के लिए फोर्स कर रहा होता है, लेकिन फेंग हाओ यहाँ पे इस माया जाल को समझ चुका था। इसीलिए वो उन दोनों से कहने लगता है कि मुझे जाना ही होगा, मुझे अपनी फैमिली के साथ जिंदगी भर और रियल वर्ल्ड में रहना है, ना कि कुछ पलों के मिलन के लिए मैं हमेशा के लिए इस भ्रम में रह जाऊं। मुझे उस डोंग फैंग को हराना है, अपना प्रॉमिस पूरा करना है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है और इसे मैं आधे रास्ते में ही नहीं छोड़ सकता। जिस पे यहाँ फेंग हाओ के फादर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी जिंदगी में फैमिली से भी ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उसके दोनों पेरेंट्स ही उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं, उसे ये कहने लगते हैं कि आखिर तुम किस तरह के बच्चे हो कि अपनी फैमिली को इस तरह से अकेला छोड़ करके जाना चाहते हो। फेंग हाओ उनसे कहता है कि फादर आपने हमेशा मुझे बचपन से ही ये सिखाया है कि अगर तुमने किसी चीज की शुरुआत की है तो जब तक उसके अंत तक ना पहुंच जाओ तुम्हें ये बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। और इस घड़ी के आने का मैं पिछले 1 साल से वेट कर रहा हूँ और मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, इसीलिए मैं बीच रास्ते में तो यूं गिव अप नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फेंग हाओ की इस लगन को देख करके उसके जो ये भ्रम वाले पेरेंट्स भी होते हैं वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। आगे उसके पेरेंट्स उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं उसके आगे की जर्नी के लिए। और यहाँ पे फेंग हाओ ने इस फैमिली वाले भ्रम को तोड़ दिया होता है और फिर वो अपने पेरेंट्स की गुड विशेस ले करके वहाँ से बाहर निकलता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसने अपने आप से एक और आज प्रॉमिस किया था कि डैड आप मेरा बस इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द आपको ट्रीट करने के लिए आ रहा हूँ। इतना कहते हुए वो उस इल्यूजन रिल्म से बाहर निकलता है
और हमें रियल वर्ल्ड को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी फेंग हो ने उस टेस्टिंग पिलर पे ही अपना हाथ रखा होता है, जो कि धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है। यहाँ फेंग हो ने उस टेस्ट के अंदर चल रहे इल्यूजन realm को जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि अब तक किसी भी कैंडिडेट ने नहीं किया था। इसके कारण वो जो टेस्टिंग पिलर होता है वो धीरे धीरे पूरी तरह से जमना शुरू कर देता है और फिर वो पूरी पिलर ही वहाँ पे टूट के बिखर जाती है। अब इस नज़ारे को देख करके सारे एल्डर्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये किस तरह का डिसाइपल है। किसी की भी आज तक इतनी बड़ी एबिलिटी नहीं हुई है कि इसने इस पिलर को ही तोड़ दिया है। ये बंदा तो बहुत ही टैलेंटेड है, जरूर ये एक आर्टिस्टिक स्टार लेवल पे होगा। यहाँ सिनार भी फेंग हो के इस काबिलियत को देख करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और आगे जो एल्डर्स होते हैं वो खुशी के मारे ये अनाउंस कर देते हैं कि तुमने जब इस टेस्ट पिलर को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि एक खास तरह का ब्लैक स्टोन से बना हुआ था, जिसे बिल्कुल तोड़ना नामुमकिन था क्योंकि ये वाटर और फायर के एट्रिब्यूट से मिलकर बना होता है। इसीलिए तुम्हारे इस टैलेंट को देख करके हम सभी एल्डर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। तुम्हें अब आगे के ट्रायल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे फेंग हो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कोई एडमिशन के लिए नहीं आया हूँ, ना ही यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया हूँ। मेरे यहाँ पे आने का बस एक ही मकसद है, मैं यहाँ के सबसे बड़े एल्डर उस डोंग फेंग हान को चैलेंज करने आया हूँ। 1 साल पहले जो मैंने इसी जगह पे उसे एक चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हें सबके सामने हरा दूंगा, मैं इसी चैलेंज के लिए उसके साथ कम्पीट करने आया हूँ। ये सुनकर के सारे हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये फेंग हो करना क्या चाहता है। ये तो डोंग फेंग का मुकाबला करने के बाद कह के ऐसी बात कह रहा है जो कि बिल्कुल भी नामुमकिन है। अब आगे हमें वहाँ पे डोंग फेंग की एंट्री को दिखाया जाता है, जो वाकई में अमेजिंग होती है क्योंकि उसके पास कई सारे एट्रिब्यूट्स की पावर होती हैं। एट्रिब्यूट्स की पावर होने के साथ साथ उसके पास वाटर एंड कोल्ड एट्रिब्यूट्स की भी पावर है, जिसके कारण वो जैसे वहाँ पे एंट्री लेता है वहाँ आसपास की चीजें जो होती हैं वो जमना शुरू कर देती हैं। और उस डोंग फेंग के यहाँ पे धांसू एंट्री के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। लेकिन गाइज आप चिंता ना करें, इसका अब एक लास्ट एपिसोड बचा है जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। जितनी जल्दी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं। जितना ज्यादा आप इसके लाइक टारगेट को पूरा करते हो, आपको उतनी ही जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिलेंगे। और मुझे यकीन है इसका जो लास्ट एपिसोड होने वाला है वो काफी ज्यादा धुआंधार होगा। और इसके लास्ट अमेजिंग से एपिसोड को देखने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दो।